हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां हिंदुस्तान वालों हमारे पास ऐसे मसाले जिससे ना मंदिर की घंटी बजेगी ना घास उगेगी। जी हाँ, बताएंगे दोस्तों कैसे शेख रशीद ने दे दी है भारत को धमकी, परमाणु बम को बताया है मसाला। पूरी जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों। खुलेआम भारत को धमकाया गया है शेख रशीद के द्वारा। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां नेपाल की जनसंख्या रिपोर्ट से काला पानी का डेटा हुआ गायब, क्या सुलझ गया विवादित मुद्दा। सबसे बड़ी जानकारी बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां यूक्रेनी सेना के हाथ में पाकिस्तानी हथियार, तस्वीर ने खोली झूठे शहबाज शरीफ की पोल। अब पुतिन क्या करेंगे पाकिस्तान को लेकर, सारी जानकारी दोस्तों बताने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री शेख रशीद ने भारत को दे दिया है धमकी। कहा हिंदुस्तान वालों हमारे पास ऐसे मसाले यानी कि परमाणु बम है जिससे ना मंदिर की घंटी बजेगी ना घास उगेगी। बता दें कंगाली से जूझता पाकिस्तान, जहां की बदहाल है अवाम। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। और इस्लाम के नाम पर बने इस देश में रमजान के दौरान 1 किलोग्राम आटा के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग फ्री राशन पाने की कोशिश के दौरान भगदड़ कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी राजनेताओं को सपने में भारत दिखाई दे रहा है और सपने में भी भारत पर जीत की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इसके बावजूद पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री और बड़बोले नेता शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। जी हाँ, उन्होंने परमाणु बम का खौफ दिखाते हुए आवाम से जमकर तालियां बजवाई। ये वही पाकिस्तानी नेता है जो चंद महीने पहले भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खाकर जमानत पर घूम रहा है। शेख रशीद ने एक रैली में कहा है कि मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं, समझो अवाम जिंदा हो चुकी है, कौम मरने और मारने के लिए तैयार है। जब मैंने बालाकोट में कहा था कि हिंदुस्तान वालों हमारे पास ऐसे मसाले हैं, ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी और ना हिंदुस्तान में घास उगेगा, और सारी दुनिया में ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे, हम नंगे पांव फिर लेंगे, लेकिन ये 24 करोड़ कौम जिंदा है, ये लड़ेगी मरेगी पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले भी परमाणु हमले की धमकी दे चुका है शेख रशीद। जी हाँ, 2019 में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर भारत को परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पांव भर के परमाणु बम है, हम इससे जहां चाहे वहां हमला कर सकते हैं। शेख रशीद अहमद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के वरिष्ठ नेता है। वे पाकिस्तान के 38वें आंतरिक मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इससे पहले वे पाकिस्तान के रेल मंत्री भी रहे हैं। उनके कार्यकाल में पाकिस्तानी रेलवे की हालत काफी खराब थी और भारत को धमका रहा है दोस्तों, वो भी खुलेआम। जी हाँ, अब ऐसे में हर भारतीयों का उसको जवाब देना बनता ही है। बहरहाल आप लोग क्या कहने वाले हैं दोस्तों, क्या जवाब देंगे शेख रशीद को उसके इस परमाणु वाले धमकी को लेकर, जिसका खुद देश गरीबी की मार झेल रहा है दोस्तों, रो रहा है, बिलप रहा है, और उसके बावजूद भी भारत पर परमाणु हमले का खुलेआम धमकी दे रहा है दोस्तों, वो भी ऐसी धमकी जो पाकिस्तान सपने में भी जीतने की नहीं सोच सकता। बहरहाल चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां क्या सुलझ गया है नेपाल के साथ लिपुलेख काला पानी लिम्पियाधुरा का मुद्दा। बता दें नेपाल की जनसंख्या रिपोर्ट से काला पानी का डेटा हो गया गायब। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना प्रमुख एजेंडा रहा है, मगर इन देशों ने हमेशा भारत पर छुरा ही भोंका है। नेपाल से भारत का रोटी बेटी का नाता है, लेकिन काला पानी के 3 गाँवों को लेकर दोनों देशों में तनाव है। नेपाल ने जनसंख्या रिपोर्ट जारी की है, इसमें इन तीनों गांवों का जिक्र नहीं है। इससे ये लग रहा है दोस्तों कि क्या दशकों पुराना ये मसला हल हो गया है, या फिर नेपाल ने जानबूझकर कोई नई चाल चली है। नेपाल भारत का सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन सीमा विवाद इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। बता दें कि नेपाल काला पानी इलाके को अपना मानता है, जबकि यहाँ पर भारत का पूरा नियंत्रण है। ITBP का यहाँ पर कड़ा पहरा है, लेकिन अभी हाल ही में नेपाल ने अपनी अंतिम जनगणना रिपोर्ट जारी की है। इसमें काला पानी के कुटी, गुंजी और नबी गांव का डेटा नहीं दिया है। काला पानी के 3 गांव में बवाल था। भारत के इस क्षेत्र पर नेपाल अपना दावा करता था। 1 साल पहले जनवरी 2022 में नेपाल की सेंसस रिपोर्ट आई, इसमें इन तीनों गांव के डेटा को भी शामिल किया गया। तब दोनों देशों के बीच तनाव वाली स्थिति पैदा हो गई थी। अब जो लेटेस्ट जनगणना हुई है उसमें इनका नाम शामिल नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि जनगणना करने वाले
अधिकारी इस गांव तक नहीं पहुंच पाए या फिर और भी कोई अन्य रीजन हो सकता है और इसी वजह से यहाँ का रिकॉर्ड अभी तक शामिल नहीं किया गया है। बहरहाल इस पर आपको जो भी लगता हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल बात करें एक और बड़ी खबर की, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं खबर की तरफ, जहां यूक्रेनी सेना के हाथ में पाकिस्तानी हथियार, तस्वीर ने खोली झूठे शहबाज की पोल। अब क्या करेंगे पुतिन? जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध में तटस्थता का दावा करने वाले पाकिस्तान की पोल खुल गई है। हाल में ही यूक्रेनी सैनिकों के हाथों में पाकिस्तान में बने हथियारों को देखा गया है। इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। तस्वीर में यूक्रेनी सैनिकों को पाकिस्तान में बने यारमुक रॉकेट को मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम में लोड करते हुए साफ देखा जा सकता है। कुछ दिनों पहले हमारे सहयोगी प्रकाशन इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया था कि यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियार यूरोप के रास्ते भेजे जा रहे हैं। इसके लिए अमेरिकी मालवाहक जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ समझौता किया है। यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों पर नजर रखने वाले यूक्रेन वेपन्स ट्रैकर नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने पाकिस्तानी हथियारों की तस्वीर को ट्वीट किया है। उसने लिखा कि पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यूक्रेनी सेना के लिए अधिक हथियार बनाए गए हैं। इस बार BM-21 ग्रेड के लिए 122 mm की यारमुक HE फ्रैग रॉकेट। ये रॉकेट सोवियत 9M22U की कॉपी है, जिसकी रेंज 20.5 किलोमीटर की है और इसे किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से खरीदा गया है। और इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान में बने हथियार अब यूक्रेन तक पहुंच चुके हैं और उनका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस खुलासे के बाद पुतिन का क्या रिएक्शन होने वाला है दोस्तों पाकिस्तान के अगेंस्ट। जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां जी लो अपनी जिंदगी। रूस के लिए यूक्रेन से लड़े जेल के कैदी 5000 कैदियों को पुतिन ने दे दी आजादी। अभी की सबसे बड़ी खबर और अहम जानकारी बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच जंग को 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। जंग में पुतिन को सैनिकों की आवश्यकता थी। ऐसे में रशिया ने जेल में बंद कैदियों को भी जंग में उतार दिया। रशिया के वैगनर ग्रुप में ये कैदी शामिल होकर रशिया के लिए लड़ रहे थे। इनमें से 5000 कैदियों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया। इसके बाद उन्हें पुतिन की ओर से कैद की माफी दे दी गई। ये जानकारी भाड़े के सैनिकों वाले वैगनर के संस्थापक येवगेनी प्रिगोजिन ने दी। वैगनर ग्रुप मूल रूप से युद्ध लड़ चुके रूसी सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों की ओर से चलाया जाता है। रूसी सेना को यूक्रेन की ओर से कड़ी टक्कर मिली थी, जिसके बाद वैगनर ग्रुप ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। प्रिगोजिन ने अचानक आगे आकर हजारों पुरुषों को जेलों में सेना में भर्ती कर लिया। इसके साथ ही यूक्रेन में कुछ सबसे खतरनाक लड़ाइयों में हिस्सा लेने के बदले आजादी का ऑफर दिया। जी हाँ, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान में हिंदुओं को बांटने की नई साजिश का नया खुलासा। शहबाज सरकार ने जनगणना में शेड्यूल कास्ट को दिखाया नया धर्म। बता दें, पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान में 22,10,000 हिंदू हैं, जो कुल आबादी का लगभग 1% से ज्यादा है। अपने अल्पसंख्यकों का हक छीनने वाला पाकिस्तान अब इतनी कम आबादी से भी जैसे डर गया है। अब पाकिस्तान की सरकार हिंदुओं को बांटने में लगी है। शहबाज शरीफ सरकार ने जनगणना के फॉर्म में धर्म के विकल्प में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का विकल्प भी रखा है। पाकिस्तानी पत्रकार विनगास ने एक ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान की जनगणना में अनुसूचित जाति को एक धर्म के तौर पर दिखाया गया है। क्या वे हमें एक धर्म के रूप में अनुसूचित जाति के बारे में बताएंगे? ये हिंदुओं के बीच एक विभाजन है जो सरकार की ओर से शुरू किया गया है। अगर सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती तो उन्हें बांटना बंद करना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि सिंध सरकार कहाँ है? उन्होंने जनगणना से जुड़ा फॉर्म शेयर किया, जिसमें धर्म के विकल्प में मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, अहमदी, अनुसूचित जाति और अन्य का विकल्प दिया गया है। बहरहाल दोस्तों पाकिस्तान से इतना बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें हिंदुओं को बांटने की नई साजिश की गई है। बहरहाल दोस्तों पाकिस्तान की जैसी हरकतें नजर आ रही है अल्पसंख्यकों को लेकर, खास करके हिंदुओं को लेकर, उससे ये क्लियर हो रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को पूर्ण रूप से मुस्लिमी देश बनाना चाहता है और हिंदुओं का विनाश कर रहा है दोस्तों, और हर रूप से हिंदुओं को खत्म करना चाहता है। बहरहाल अगर आप भी मानते कि भारत सरकार को, भारत को और पूरे विश्व को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए पाकिस्तान पर, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और साथ ही साथ आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां मुसीबत से घिरे इमरान खान को मिली राहत। पाकिस्तान की अदालत ने 7 मामलों में दे दी जमानत। बता दे, पाकिस्तान की एक अदालत ने इस महीने के शुरू में संघीय न्यायिक परिसर में हुई झड़पों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दर्ज 7 अलग अलग मामलों में उन्हें सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय
न्यायालय ICC के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक एवं न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की खंडपीठ ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ यानी PTI के अध्यक्ष खान ने गोलरा, बाराकाहू, रमना, खन्ना और CTD में थानों में उनके खिलाफ दर्ज 7 मामलों में अंतरिम जमानत की मांग की। खान की ओर से याचिकाएं दायर करने वाले अधिवक्ता सलमान सफदर ने कहा कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। याचिका के अनुसार सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख होने के नाते ऐसी आशंका है कि यदि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी पूर्व जमानत नहीं दी जाती है तो इमरान खान के राजनीतिक प्रतिद्वंदी और विरोधी अपने कुत्सित इरादों में कामयाब हो जाएंगे। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति 12 दिन की यात्रा पर चीन रवाना। जी हां, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा यिंग-जोउ सोमवार को 12 दिन की चीन यात्रा पर रवाना हुए। इससे एक दिन पहले ही ताइवान ने अपने 14 राजनयिक साझेदारों में से एक और को चीन के हाथों गंवा दिया। पूर्व राष्ट्रपति निजी क्षमता से चीन की यात्रा पर गए हैं। वो आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए अपने साथ शिक्षाविदों और कॉलेज विद्यार्थियों को लेकर गए हैं। इसी के साथ उनके परिवार के सदस्य भी यात्रा में उनके साथ हैं और इस यात्रा के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जोउ की नीतियां ताइवान और चीन को करीब लेकर आई थी, लेकिन उनके पद से हटने के बाद मुख्य भूमि यानी चीन के साथ व्यापार समझौते के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए और उनके उत्तराधिकारी द्वीप की स्वायत्तता की रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बताते, जहां रशिया ने बेलारूस में क्यों तैनात किया परमाणु हथियार। पुतिन के सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान पर बहुत बड़ा खुलासा। क्या खुलासा हुआ है, बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती के ऐलान से ही हड़कंप मचा हुआ है। 90 के दशक के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब रशिया अपने परमाणु हथियार को देश से बाहर तैनात करेगा। पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि बेलारूस में परमाणु हथियारों की देखरेख रूसी सैनिकों के हाथ में होगी। इससे परमाणु अप्रसार समझौते का कोई उल्लंघन नहीं होता है। उन्होंने अमेरिका पर भी दुनिया भर के देशों में अपने परमाणु हथियार तैनात करने का मुद्दा उठाया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने के बाद अब जानबूझकर परमाणु हथियारों की तैनाती की बात कर रहे हैं। उनकी कोशिश यूक्रेन में रूसी सेना को मिल रही नाकामी से बन रहे माहौल को बदलना है और रशिया के लोगों के बीच अपनी छवि को सुधारना है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां पर इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। कहा लोकतंत्र के लिए खतरा है नेतन्याहू। जी हां, इतना ही नहीं, डॉक्टर और टीचर्स भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। एयरपोर्ट से टेक ऑफ नहीं करने दे रहे प्लेन। क्या कदम पीछे खींचेंगे पीएम नेतन्याहू, बता दें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वहां की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नेतन्याहू ने अपनी सरकार के रक्षा मंत्री योआव गैलंट को पद से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद से देशव्यापी प्रदर्शनों में और तेजी आई है। योआव ने नेतन्याहू के न्याय व्यवस्था से जुड़े बदलावों का विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रदर्शनकारी यरूशलेम में नेतन्याहू के आवास के बाहर भी पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। इजराइल के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन हिस्सा द्रूत ने नेतन्याहू के न्यायिक बदलावों से बेहद नाराज है और उसने देशव्यापी हड़ताल बुलाई है और इस कारण इजराइल के तेल अवीव स्थित बने गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें भी ठप हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इस हड़ताल को अब इजराइल के मेडिकल एसोसिएशन और स्थानीय प्रशासन के महासंघ ने भी अपना समर्थन दिया है। जी हां, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम नेतन्याहू अपने कदम को पीछे खींचेंगे। तो आपको बता दें, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अपने ही मंत्री और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को देखते हुए नेतन्याहू अपने कदम पीछे खींच लेंगे। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल की स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इजरायली अधिकारियों ने अमेरिका को सूचना दी है कि नेतन्याहू न्यायिक बदलावों के कानून को रोकने की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां भूख से लुटेरी बनी पाकिस्तान की अवाम, आटे से भरा ट्रक ही लूट लिया। जी हां, ये तीसरी बड़ी घटना पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। जिन्ना के मुल्क में मची ऐसी तबाही, बता दें खराब आर्थिक हालातों से जूझ रहे पाकिस्तान की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आटे के लिए पाकिस्तानी जनता संघर्ष कर रही है। हाल ही में मुफ्त आटा वितरण करने के दौरान एक केंद्र पर भगदड़ मच गई, इसमें 4 लोगों की मौतें हो गई। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग आटे के ट्रक को लूट रहे हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, महिलाएं भी बेहोश हुई है इस भगदड़ में। जी हाँ, वहाँ पर मौजूद लोग यानी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मर्दन के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुफ्त आटा वितरण के लिए किसी तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही थी। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं था। जो लोग मुफ्त आटे के लिए पात्र थे उन्हें भी प्रशासनिक कर्मचारियों ने घंटों लाइन में इंतजार करवाया। इससे नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नौशेरा रोड जाम कर दिया, जिसके बाद भगदड़ मची और भगदड़
भगदड़ में लोग लूटपाट करने लगे, जिसमें दोस्तों अधिक मात्रा में महिलाएं रोड पर गिरी, उनके ऊपर लोग कुचलते चले गए, जिसमें मौत की भी बड़ी खबरें आ रही हैं। ऐसे में इस गरीबी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की स्थिति काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की सरकार की बोली आज भी हाई लेवल की हो रही है, यानी कि पाकिस्तान की वो स्थिति हो चुकी है कि रस्सी जल चुकी है मगर बल नहीं गया है। बहरहाल बात करते हैं एक और खबर की, जहां पाकिस्तान के मंत्री का बड़ा बयान, पूर्व पीएम इमरान खान के लिए कह दी ऐसी बात, कहा या तो इमरान खान मारे जाएंगे या हम मरेंगे। बता दें पाकिस्तान में आलम यह है कि खुलेआम सत्ताधारी और विपक्ष के नेता एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। इसे आप पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह के बयान से समझ सकते हैं। राणा सनाउल्लाह ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अब इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई हमारी पीएमएलएन की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो इमरान खान देश की राजनीति को ऐसी स्थिति में ले गए हैं जहां या तो वो मारे जाएंगे या हम। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां खालिस्तान समर्थकों ने अमृतपाल के समर्थन में एक बार फिर से दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर किया प्रदर्शन। बता दें अब न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर से बड़ी खबर आ रही है। भारत में फरार अलगाववादी अमृतपाल सिंह के समर्थन में अमेरिका में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर बहुत बड़ी संख्या में खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रिचमंड हिल इलाके में स्थित बाबा मखान शाह लुबना सिख सेंटर से एक कार रैली निकाली, जो रविवार दोपहर को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैनहट्टन शहर के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर खत्म हुई। कारों पर खालिस्तानी झंडे लगे थे और तेज संगीत और हॉर्न बजाया जा रहा था। एलईडी मोबाइल बिलबोर्ड ट्रकों पर सिंह की तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही थी। पुरुष, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में न्यूयॉर्क के लोकप्रिय गंतव्य पर जमा हुए। उनके हाथों में खालिस्तान के झंडे थे और वे नारे लगा रहे थे और पोस्टरों पर लिखा था कि फ्री अमृतपाल सिंह। साथ में वे सिंह की तस्वीरें भी थामे हुए थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें अमृतपाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमृतपाल के नेपाल में छिपे होने की बहुत बड़ी आशंका। ऐसे में भारत ने नेपाल से भी बड़ी अपील की है। लेटर लिखकर नेपाल को भेजा है कि उसे तीसरे देश में भागने की अनुमति किसी भी कीमत पर ना दें। भारत ने नेपाल सरकार से अनुरोध किया है कि वो खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को किसी तीसरे देश में भागने की अनुमति ना दे, और अगर वो भारतीय पासपोर्ट या किसी अन्य फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। स्थानीय मीडिया ने ये जानकारी दी। देश के एक प्रमुख अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि शनिवार को दूतावास सेवा विभाग को भेजे एक पत्र में काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने सरकारी एजेंसियों से अनुरोध किया है कि अगर अमृतपाल सिंह नेपाल से भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। अखबार ने पत्र की प्रति का हवाला देते हुए कहा है कि अमृतपाल सिंह फिलहाल नेपाल में छिपा हुआ है। बात करें एक और खबर की, जहां पर रमजान पर इस्लामिक दुनिया में एक बड़ी एकता, कट्टर दुश्मन रहे सऊदी अरबिया और ईरान के मंत्री आपस में मिलेंगे। जी हां, रमजान के महीने को इस्लाम में पाक माना जाता है। इस मौके पर इस्लामिक दुनिया में एकता की पहल तेज हो गई है। एक तरफ सऊदी अरब लंबी दुश्मनी भूलकर सीरिया से फिर कूटनीति रिश्ते ईद से पहले ही शुरू करने जा रहा है, तो वहीं अब ईरान से भी दोस्ती की पहल तेज हो रही है। पिछले दिनों ही सऊदी अरबिया और ईरान के बीच चीन की मध्यस्थता में कूटनीतिक संबंधों को शुरू करने का फैसला हुआ था। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ दूतावासों को शुरू करने का फैसला लिया था। यही नहीं, बीते एक सप्ताह के अंदर ही 2 बार ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान और उनके सऊदी समकक्ष के बीच बातचीत हो गई है। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां कूनो नेशनल पार्क में मादा चीते की मौत, नामीबिया से लाई गई थी 5 साल की साशा। बता दें मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ नामीबिया से लाई गई मादा चीता की मौत हो गई है। 5 साल की साशा किडनी संक्रमण से पीड़ित थी। 22 जनवरी को किडनी की बीमारी से पीड़ित होने की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि भारत की धरती पर आने से पहले ही किडनी की बीमारी से जूझ रही थी और नामीबिया में उसका ऑपरेशन भी हो चुका था। लेकिन दोस्तों ये बात नामीबिया के लोगों ने छिपाई। कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में बने कंपार्टमेंट नंबर 5 में 2 मादा चीता सवाना और सियाया के साथ रही। मादा चीता शासा के गत 22-23 जनवरी को बीमार होने के लक्षण पता चले थे। इसके बाद उसे बड़े बाड़े से छोटे बाड़े में शिफ्ट किया गया था। साशा खाना नहीं खा रही थी और सुस्त रह रही थी। इसके बाद कूनो नेशनल पार्क में मौजूद 3 डॉक्टर और भोपाल से पहुंची डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो मादा चीता की किडनी में इन्फेक्शन पाया गया था। बहरहाल दोस्तों ये बीमारी नामीबिया से लाने से पहले ही थी इसको, लेकिन वहां की मेडिकल टीम ने, प्रशासन ने इस बात की जानकारी नहीं दी और इसको छुपाया गया। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, इस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खालिस्तान के नाम से धमकी। G20 बैठक से पहले रखी ये मांग। बता दे पंजाब से फरार खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब
सूबे का प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके भगौड़े साथियों की तलाश के बीच उत्तराखंड में हड़कंप मच गया। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धमकी दी है। पन्नू ने रामनगर को खालिस्तान का हिस्सा बताते हुए बैठक के दौरान खालिस्तान के समर्थन में झंडे लगाने की बात कही। कहा गया है कि यदि उत्तराखंड में उनके संगठन से जुड़े लोगों पर केस हुए तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। धमकी भरे रिकॉर्डेड संदेश के बाद उत्तराखंड पुलिस और खुफिया तंत्री सुपर एक्टिव हुए हैं। नैनीताल जिले में रामनगर में होने वाली प्रस्तावित G20 बैठक से पहले प्रदेश के मुखिया को धमकी मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी बॉर्डर पर भी अलर्ट लगा दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, लॉन्ग लिव पुष्कर धामी जी कहना मत भूलिएगा, ताकि यह आतंकी इनका बाल भी बांका ना कर सके दोस्तों, और उस धमकी देने वाले को पकड़ा जा सके। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां राहुल गांधी को एक और बड़ा और तगड़ा झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला। लोकसभा आवास समिति ने दे दिया नोटिस। बता दें, लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को एक और तगड़ा झटका लगा है। उन्हें जल्द ही सरकार की ओर से आवंटित बंगला खाली करना होगा। इस संबंध में उन्हें अब लोकसभा आवास समिति ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में राहुल गांधी को 12 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। उन्हें इसके लिए 22 अप्रैल तक की इजाजत दी गई है। इससे पहले पूर्व कांग्रेसी अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बीते शुक्रवार यानी 24 मार्च को रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राहुल गांधी को गुरुवार को सूरत की अदालत ने मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। ऐसे में राहुल गांधी के इन बड़े बड़े बयानों को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।